सुप्रभात। मैं डॉक्टर रोहित खोखर अपनी ओर से और विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आज के सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम में, जो है हमारे साथ करें बेहतर पढ़ाई और सुनहले भविष्य की खोज। भारत के विख्यात प्रकाशन घरानों में अग्रणी विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड मेरठ के संस्थापक सेठ सुखबीर सिंह जैन के 41 वर्ष पूर्व देश के बच्चों को सस्ती और सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें सुलभ कराने का सुंदर सपना देखा था। उसी महान संकल्प के बिंजांकुर ने आज प्रकाशन की दुनिया में विशाल कल्प वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। विद्या प्रकाशन मंदिर की प्राय 4300 पुस्तकें विश्व स्तरीय तकनीकी कौशल तथा अधिकतम प्रतिनिधियों के साथ अभिनव क्लेवरों में सजकर नूतन भारत का चरित्र सजा रही हैं। प्रकाशन की उत्कृष्ट कृतियों के लिए वर्ष 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विद्या प्रकाशन मंदिर संस्थान को राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया है। अपने संपूर्ण वैभव के साथ प्रकाशन का राजहंस निरंतर आकाश की ऊंचाइयों को और गतिमान है। कौन जानता था कि समय की एक झपकी के साथ शिक्षा के सूर्य पर कोविड-19 का ग्रहण लग जाएगा। शिक्षा के मंदिर शिक्षक और शिक्षार्थियों के संवाद के बिना शब्दहीन हो जाएंगे। संवाद ही तो स्कूलों की कक्षाओं की असली प्राण शक्ति है। सरस्वती की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए संवादों का संचार करना होगा और इसीलिए विद्या प्रकाशन मंदिर ने शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से डिजिटल संवाद का सिलसिला प्रारंभ किया है। विद्या प्रकाशन की यह एक नई पहल है। विद्या प्रकाशन का अभिलक्ष्य की दिशा में एक अद्भुत अनुपम नवाचार है। बच्चों में नई चेतना जगाने का प्रयास है और राष्ट्र निर्माण को अर्पित यह हमारा सत्संकल्प भी है। हमें विश्वास है कि विद्या डिजिटल संवाद के माध्यम से शिक्षक वृंद और उनके शिक्षार्थियों की मूक मृत्युओं की प्रज्ञा के पल्लवित वाणी को प्रवाह प्राप्त होगा। तो आइए इसी विशुद्ध भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं और मैं पुनः आप सब लोगों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का जो आज इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, उनका फिर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज के वक्तागण का आप लोगों से परिचय कराना चाहता हूं। आज हमारे बीच में डॉक्टर जयशंकर आत्रे जी, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य एवं निदेशक विद्या शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के हैं, वो हमारे बीच में आज जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों का परिचय डॉक्टर जयशंकर जी से करा दूं। डॉक्टर जयशंकर आत्रे जी इससे पूर्व सर्वोदय इंटर कॉलेज पिलखवा के प्रधानाचार्य रह चुके हैं। उन्होंने मेरठ के इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स में एंड मैनेजमेंट स्टडीज के शिक्षा विभाग में अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। डॉक्टर आत्रे ने एनएएस कॉलेज मेरठ में मनोवैज्ञानिक प्रवक्ता के रूप में भी शिक्षण कार्य किया है। उनका शोध क्षेत्र नव मानवतावादी शिक्षा, शिक्षण की प्रभावशाली विधियां और आध्यात्मिक की चरम अनुभूतियों पर आधारित है। वे वर्ष 1985 में एनएएस पीजी कॉलेज मेरठ के शिक्षा विभाग में विख्याता नियुक्त हुए थे। उनके 100 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इन दिनों वे विद्या मेघ नामक शैक्षिक पत्रिका के संपादक भी हैं। डॉक्टर आत्रे ने स्वयं को एक अनुभवी परामर्शदाता शिक्षक तथा शोध अनुसंधाता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। सर, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आप लोगों का परिचय अपने जो दूसरे वक्तागण हैं उनसे कराना चाहता हूं, जो हैं प्रोफेसर ऋतु कौशिक। वो एक मनोवैज्ञानिक एवं करियर परामर्शदात्री भी हैं। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक एवं करियर परामर्शदात्री प्रोफेसर ऋतु कौशिक दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ में मनोवैज्ञानिक तथा परामर्श प्रकोष्ठ की विभाग अध्यक्ष भी हैं। आप नेशनल करियर सर्विसेज के अंतर्गत पैनल परामर्शदात्री के रूप में पंजीकृत हैं। आपके देश के विभिन्न राज्यों के जनपदों से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण की सततः कॉलम लेखिका की प्रसिद्धि प्राप्त है।
कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को बेहतर करियर के विकल्प सुझाने वाली आपकी पुस्तक कोर्स एंड करियर ऑफर्स बच्चों के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रोफेसर ऋतु कौशिक भारत में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस सेवा कर्मियों को तनाव प्रबंधन, रोष प्रबंधन और प्रभावी संचार विषयों पर परीक्षित कर चुकी हैं। यही नहीं, आपने श्रम मंत्रालय के अधीन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर और स्वास्थ्य एवं क्षेत्र विषय के संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी परीक्षण प्रदान किया है। मैडम, मैं आपका विद्या प्रकाशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं आप लोगों का परिचय अपने तीसरे आज के वक्तागण श्री राजीव ओबराय जी से कराना चाहता हूं। श्री राजीव ओबराय जी गुरु द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक के दशकों तक इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत मेरिट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी प्रतिभाओं को प्रभावी निर्देशन प्रदान किया है। आपने सुव्यवस्थित भ्रम के दौरान उन्होंने भारत तथा सुदूर देशों में शिक्षा की महत्ता के संदर्भ में अनेकों संगोष्ठियों में प्रतिभागिता की है। उन्हें देश के विभिन्न प्रांतों तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बहुत सारे नए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड में मार्केटिंग हेड के पद पर आसीन है। यहाँ उनका प्रमुख उद्देश्य देश के बच्चों के लिए उचित मूल्य पर उत्कृष्ट एवं गुणवत्ता पुस्तकें तैयार कर शिक्षार्थियों को सुलभ कराना है। अब इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहा हूँ। पुनः सबका स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए विद्यार्थी और शिक्षक हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम कैसे सुचारू रूप से शुरू होगा। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को एक एक करके मैं वक्तागण से पूछूंगा, वो उसका उत्तर देंगे। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को हम लोगों से कुछ और पूछना है तो वो हम लोगों को चैट के माध्यम से, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, हमें नीचे अपना क्वेश्चन और उसके साथ साथ हमें अपना नाम और स्कूल का नाम लिखकर भेजिए। इसी कार्यक्रम में मैं आपका नाम पूछकर किसी भी वक्तागण से वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगा जो अधिकतर बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होगा। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले अब मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे वक्तागण हैं वो एक एक क्वेश्चन का आंसर 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और उसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है जो कि विद्यार्थियों का है, जो डॉक्टर जयशंकर आत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ। सर, एक क्वेश्चन जो बच्चे आपसे आज का पूछना चाहते हैं या जिनमें आपको एनलाइटन करना है वो है, नियमित अध्ययन की योजनाबद्ध तैयारी के लिए उपयोगी एवं प्रभावी समय सारणी कैसे तैयार की जाए? What is the process to prepare a timetable according to cover all the subject? Over to you, sir. प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक बहुमूल्य चीज यदि कोई है तो वह समय है। समय से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। लौटा हो कोई बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। ये बहती हुई नदी की तरह से है। इसीलिए आपको अपने सर्वाधिक मूल्यवान समय में से उसके प्रत्येक क्षण को अधिक से अधिक उपयोग में लाना है। आपको अपनी परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है जो प्रकृति ने आपको दी है। आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, कौशल हैं, बहुत कुछ आपको नेचर ने दिया है। किंतु उस सब का तभी अच्छी प्रकार से उपयोग हो सकता है जब आप अपने समय का प्रबंधन करेंगे। समय का प्रबंधन का अभिप्राय हुआ कि आप अपने समय को, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रकृति ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे को आपको आवंटन करना है, उसको भागों में विभक्त कर देना है। और किस प्रकार से विभक्त करना है कि आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना होगा। हमारा यहाँ टाइम टेबल से मतलब है कि आपके स्कूल से अलग का एक टाइम टेबल, आपके घर का टाइम टेबल। घर का टाइम टेबल आपका प्राय 10 घंटे के आसपास मेरी दृष्टि में होना चाहिए। आप अपने जीवन में प्रातः काल उठिए सुबह 4:30 बजे और रात के 10:30 बजे तक आप अपना एक टाइम टेबल तैयार कीजिए। आप क्या करेंगे, आप
अपने समय को इस प्रकार से आवंटित करेंगे कि उसका एक कालांश, अलग अलग जो कालांश हैं वो एक समय पर आप एक ही विषय को ध्यान देंगे। जब आप इस प्रकार से अलग अलग विषयों को अलग अलग कालांशों में बांट देंगे और उसका दृढ़ता से अनवरत पालन करेंगे तो उससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। क्या लाभ होंगे? सबसे पहला, आप एक सुचारू रूप से अध्ययन कर सकेंगे और धीरे धीरे जब आप सुचारू रूप से कार्य करेंगे तो आपकी रुचि भी जागृत होगी। आप एक सुनिश्चित दिशा में अपने विषय को पढ़ सकते हैं। आपका अध्ययन नियमित होगा, लक्ष्यबद्ध होगा, ये एक सुंदर प्रयास होगा, आपको अच्छा लगेगा और साथ साथ आपके अध्ययन में अनुशासन भी आएगा। अनुशासनबद्ध होकर के कार्य करने से आप बार बार प्रयास करेंगे और कठोर परिश्रम से जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि जागृत होगी। आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। जब व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है तो उसको वह आत्मविश्वास से भर उठता है। जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि, रुचि, ये सब चीजें मनोवैज्ञानिक रूप से जागृत हो जाती हैं तो वह क्या करता है, उसके अंदर एक आनंद की उमंग उत्पन्न होता है। इसलिए परीक्षा को आप एक आनंद की दृष्टि से देखें, परीक्षा को आप एक उमंग की दृष्टि से देखें। यह आपके लिए चुनौती अवश्य है। इस उस चुनौती का सामना करने के लिए जब आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। साथ साथ यह जो टाइम टेबल है कि आपको ये भी बताता है, एक मानदंड है कि आखिर आपको कितना काम करना है और प्रतिदिन आपको पता चलेगा कि मैंने इतना काम समाप्त कर लिया है, अभी मुझे इतना कुछ करना है। मैं दो तीन बातें आपको जरूर कहूंगा अपना टाइम टेबल बनाते समय। पहली बात तो ये है कि आप टाइम टेबल बनाते समय कठिन विषय को, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, अन्य जो भी आप समझते हैं कि आपके लिए ज्यादा अधिक वो कठिन आपको लगते हैं, उनको अधिक समय आप दीजिए। लेकिन दो कठिन विषयों को एक साथ ना आप एक साथ में जोड़िएगा। पहले एक कठिन विषय साथ में रखिएगा, मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स किया, आपने गणित किया है या विज्ञान किया, उसके बाद में आप साहित्य पढ़ लीजिए, काव्य पढ़ लीजिए। और उसी के साथ साथ जो है, जब आप इस प्रकार से अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उसके साथ काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप वास्तव में एक सुनिश्चित दिशा में, अच्छी दिशा में आप प्रवाहित हो रहे हैं और आपके परीक्षा के परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। साथ साथ कुछ चीजों का आपको भूलना नहीं है, आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना होगा, थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा। और गेम्स, जो आप थोड़ा सा गेम्स में ध्यान दें, योगा कीजिए आप। साथ साथ सोशल मीडिया भी आपके लिए अनिवार्य है, आपको अच्छा लगेगा। टेलीविजन पर भी समाचार पढ़िएगा और अखबार पढ़ सकते हैं आप। और साथ साथ जनरल रीडिंग के लिए भी आपको जो है समय देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने टाइम टेबल बनाते समय इन सब चीजों को छोड़ दें। इसलिए हर चीज को आप, हर एक विषय को आपको ध्यान देना है, हर विषय को आपको स्थान देना है और इस प्रकार से स्थान देना है ताकि आप एक एक विषय को करते चले जाएंगे, एक एक विषय को पढ़ते चले जाएंगे और आपको जो है अपने अंदर एक परिपूर्णता महसूस होगी कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है। ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका ये बहुमूल्य आंसर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उनकी जो पहली सीढ़ी है, पहला पायदान है, वो तो शुरू होता है एक टाइम टेबल से। और वो टाइम टेबल में जितने खूबसूरती के साथ आपने बताया कि बच्चे उसको कैसे प्रिपेयर करें, वो एकदम बहुत सही और बहुत अच्छी तरीके से आपने उनको समझाया। जब टाइम टेबल बन जाएगा उसके बाद ही वो अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। अब अगला क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहता हूं वो है मेरे अगले जो बीच में वक्तागण है, श्री राजीव ओबराय जी से। राजीव ओबराय जी आपको इनलाइटन करेंगे सभी बच्चों की। ये एक इस वक्त ऐसी घड़ी है जब वो देख रहे हैं कि कोविड-19 के चलते उनके जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं। स्कूल्स बंद होने के साथ साथ शिक्षार्थियों में और शिक्षकों के बीच के अंदर जो एक रोजमर्रा की बातचीत होती थी वो नहीं हो पा रही है। पर जैसे कि कहा गया है कि जरूरत ही जननी होती है, इन्वेंशन इज के लिए जो जरूरी है
वो नेसेसिटी जरूरी है, वो कोई ऐसी चीज जरूरी है कि जिसके वजह से, क्राइसिस की वजह से इन्वेंशन होते हैं। ऐसे में ही डिजिटल शिक्षा, जो मेरा क्वेश्चन आपसे है बच्चों को एनलाइटन करने के लिए, वो है डिजिटल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन प्रदान करने के लिए डिजिटल तकनीकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के कौशल सुधार तथा कौशल उन्नयन की प्रविधि क्या है। आज बच्चों को और टीचर्स को डिजिटल एजुकेशन को क्यों अपनाना होगा, उसमें सर मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। ओवर टू यू सर। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का जो आज लाइव हम लोगों को देख रहे हैं, और विद्या प्रकाशन की ओर से ये विशेष प्रयास आप उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे आज कोविड-19 की वजह से घर पे बैठने को मजबूर हैं, और एक ऐसी परेशानी जिसके लिए हमें ये वेबिनार स्टार्ट किया आप बच्चों के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज कोविड-19 ने आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके गोल्स के लिए, आपके टारगेट्स के लिए वो सारी चीजें एक नए लेवल पे, एक नए आयाम पे लाने के लिए, आपको उसको चेंज करने के लिए आज डिजिटल तो होना ही पड़ेगा। उसमें हम लोगों ने जो चीज अभी आपने, जैसे रोहित खोखर जी ने मुझसे पूछा कि आप बच्चों को, क्योंकि आज अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से एक क्लिक पे अपना ऑनलाइन हो जाता है। आप लोग भी घर पे करते होंगे। मैं आज खुद बता दूं, डिजिटल की आज जितनी भी पेमेंट्स हैं, बैंक की इंस्टॉलमेंट्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, चार्जिंग है, जितने भी आपके नंबर वगैरह अगर आप कराते हैं, वो सब लोग आप ऑनलाइन करते हैं, एक क्लिक पर आपके हैं। तो आपको डिजिटल होना पड़ेगा। हर चीज आज ऑनलाइन, आपको सारे कंटेंट अवेलेबल है, आपको विद्या प्रकाशन की ओर से भी, और अगर आप गूगल पर देखेंगे तो आपको आपकी स्टडी का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप ये ना सोचें कि आज अगर कोविड-19 ने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब किया है, लेकिन आपको उससे हारना नहीं है, आपको उससे लड़ना है। और उससे लड़ने के लिए आपको दो बातें मैं बहुत जरूरी आज बताना चाहूंगा। सबसे पहली तो ये कि आपको हर हाल में डेली अपने स्टडी को टाइम देना है, जिसके लिए जैसे रोहित जी ने बताया ऑनलाइन स्टडी आपको करना ही करना है। और जहां तक किताबों की बात है, बुक्स की बात है, तो आप उन बुक्स को परचेज कर कर घर पर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता स्कूल कब तक ओपन होंगे, लेकिन जब भी ओपन होंगे, इन द मीनवाइल वो टाइम आपको अपना खराब नहीं करना है बच्चों, क्योंकि टाइम इज मनी और मनी इज टाइम। उस टाइम को आपको पूरा यूज करना, यूटिलाइज करना उस समय का, और ये समय सभी के लिए है। आप लोग घर पर बैठ के किस तरीके से तैयारी करते हैं, आपको ऑनलाइन कैसे सब चीजें पढ़नी है, आपको सब कंटेंट्स अवेलेबल है। आप सभी बच्चे सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता है किस तरीके से क्या चीज हमें पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। हर एक के कैरियर के लिए सबने 11th 12th में, 9th 10th में सब सोच रखा है किस तरीके से किस सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। तो आप लोग अभी घर बैठ के जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो भी करें। और प्लस मेरी ये सभी बच्चों से जो है एक बात, एक मैसेज जो मुझे देना है कि बुक्स भी आप मार्केट से लेके आप घर पर पढ़ सकते हैं। आप निर्भर ना रहें कि स्कूल खुलेंगे तभी आप लोग पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें, तो वो टाइम आप वेस्ट ना करें। रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में आप लोग जो भी करते हैं सब डिजिटल ही है। आज कोई भी ऐसी चीज नहीं है आपके एक क्लिक पर आपके पास है। आप शॉपिंग करते हैं, आप भी करते हैं, आपकी फैमिली में भी शॉपिंग करते होंगे, तो सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सामान मंगाते हैं, आपके एक क्लिक पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आपको क्या चीज चाहिए, किस प्राइस का। तो आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें चेंज करनी है। आपका स्टडी का, आपका प्लान फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है आपकी पढ़ाई का, तो उसके लिए विशेष तौर से मैं कहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं अपडेशन की नीड है, और वो आपको करना ही पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड से स्टडी कर चुका हूं। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, लेकिन उस मुश्किल समय को आपको कैसे एक पॉजिटिव वे में लेके आगे चलना है, वो आप सभी लोगों को अपना समय देके, मेहनत करके उसको करना पड़ेगा। क्योंकि दो लाइन तो जरूर बोलूंगा बच्चों के लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड का बच्चा बहुत मेहनत करता है, मुझे पता है। और उसकी मेहनत के लिए कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो किस्मत के आगे, हाथ बांधे क्यों खड़े हो किस्मत के आगे, हाथ से कुछ भी नहीं है, हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के आगे। और बच्चों, आपके हौसले मुझे पता है, यूपी बोर्ड का बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो ये समय जो कोविड-19 ने आपको दिखाया है, आपको उससे लड़ना है और उससे जीतना है। और रोहित जी, मैं आपसे एक बात और कहूंगा। आपने जैसे कहा डिजिटल के लिए कि बच्चों को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से भी दी जानी चाहिए। उनको भी पूरी इंफॉर्मेशन उनके मोबाइल
नंबर पर या हमारी वेबसाइट्स पर, हमारी फेसबुक पेज पर जानी चाहिए, जिससे बच्चे उसको ले सकें, अपडेट रह सकें और उस सब में प्लस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और बड़े शायराना अंदाज में आपने हौसलों का जिक्र करते हुए बच्चों को बताया। और मैं ये मानता ही हूं कि जो युवा शक्ति है, भारत युवाओं के वैसे जाना ही जाता है, युवाओं शक्तियों के अंदर वास्तव में इतना जोश है कि जो वो ठान लेंगे वो करेंगे। अगर उन्होंने ठान लिया है कि इस क्राइसिस के अंदर वो अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे, फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और डिजिटल एजुकेशन शुरू होती है बच्चों सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन से। आज भारत के अंदर आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जानकर कि विश्व के अंदर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में मोबाइल फोन्स जितने ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर हैं, उतने ज्यादा पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। तो आज घर घर के अंदर मोबाइल फोन है, घर घर के अंदर इंटरनेट है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो 100% डिजिटल एजुकेशन का लाभ उठाते हुए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सकते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं अपने अगली वक्तागण पर, प्रोफेसर ऋतु कौशिक के पास, जो कि बच्चों आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर आपके पास पेपर पेन है तो वो लिख भी लीजिएगा जो प्रोफेसर कौशिक आपको बताएंगी। ये वाला क्वेश्चन है कि डिजिटल शिक्षा के लिए शासन की, गवर्नमेंट की कौन सी नीतियां एवं कार्य योजनाएं हैं। क्योंकि ये बात क्लियर है कि एग्जाम्स जो हैं वो स्थगित तो हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए हैं। परीक्षाएं समय पर होंगी, परीक्षाएं बिल्कुल टाइम पर होंगी। तो आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना करें अपनी एजुकेशन पे। तो डिजिटल शिक्षा में गवर्नमेंट की क्या क्या नीतियां हैं उसको बताने के लिए प्रोफेसर कौशिक, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रोहित। एक ये बहुत आज के समय का एक बहुत रेलेवेंट सवाल है, बहुत ज्यादा प्रासंगिक सवाल है कि बच्चे अपने डिजिटल माध्यम से किस प्रकार अपनी शिक्षा को चलाते रहे। और जितना मैं पिछले कोविड के क्राइसिस के दौरान न्यूज़ चैनल्स को देख रही हूँ या और अपडेट्स देख रही हूँ, तो उससे यही चीज निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट का, सरकार का एक ही लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। और ये देखते हुए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, कर रही है और पहले से करती आ रही है, ये सोच के कि जो डिजिटल मोड है वो घर घर तक पहुंचे। कोई भी बच्चा स्कूल ना जा पाने की स्थिति में अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीजें मिस ना करे, कोई भी चीज उससे छूट ना जाए। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, चाहे वो NCERT है, दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, हर माध्यम से सरकार बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। रेडियो एक ऐसा जरिया है जो कि घर घर तक पहुंचता है। FM के बहुत सारे चैनल्स हैं जो घर घर तक पहुंचते हैं और उसके माध्यम से बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो कि बच्चे सुन सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। स्वयं प्रभा सरकार एक ऐसा पोर्टल लेके आई है जिसमें कि इतने सारे चैनल्स हैं, 32 चैनल्स का समूह है और वो भारत के छात्रों के अलग अलग वर्ग विशेष के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग विषयों से संबंधित उच्च स्तरीय परीक्षाएं, उच्च स्तरीय कंटेंट लेके आई है, जिससे कोई भी बच्चा किसी भी लेवल पे बचा हुआ ना रहे। और जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में बात करते हैं, तो स्वयं प्रभा का चैनल नंबर 27 और 28 वो वाले चैनल हैं, जिसमें 27 नंबर का चैनल जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन या 10वीं तक के बच्चों के लिए उपयुक्त इंफॉर्मेशन। मैडम ऋतु, आपका आवाज जो है, मैडम ऋतु शायद उनका इंटरनेट कनेक्शन, यही तकनीकी विभाग में होता है कि जब हम लोग जुड़ रहे होते हैं तो किसी चीज को लेकर सब चीजें एक साथ रहती हैं। मैडम कौशिक जुड़ गई हैं हमारे साथ वापस। तो मैडम कौशिक स्वयं प्रभा चैनल के बारे में बता रही हैं कि 27 नंबर का और 28 नंबर का चैनल। यस मैम, ओवर टू यू। तो 27 नंबर का जो चैनल है स्वयं प्रभा का, उसमें बच्चे 10th तक के बच्चे अपने लिए बहुत उपयोगी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। और चैनल नंबर 28 जो है वो 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए है, जिसमें उनको विज्ञान से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित या मानविकी विधा से संबंधित बहुत सारे उपयोगी जानकारी मिल सकती है। NCERT अपने जो राज्य स्तरीय SCERT उसका समूह है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसके माध्यम से भी बच्चों तक बहुत सारे
पढ़ाई से संबंधित, अध्ययन से संबंधित बहुत सारी उचित जानकारी लेसन प्लान्स लेके हिंदी, अंग्रेजी, रीजनल भाषाएं, इन सभी भाषाओं में, रीजनल स्पेसिफिक भाषाओं में लेसन प्लान्स लेके बच्चों तक पहुंच रहा है। एंड अगर हम बात करें कि हम स्वयं प्रभा के चैनल्स को टीवी पर और टीवी के माध्यम से कैसे देख सकते हैं, तो एयरटेल टीवी के कनेक्शन में चैनल नंबर 437, 438 और 439 चैनल ऐसे हैं जिनके द्वारा आप स्वयं प्रभा के चैनल पे या स्वयं प्रभा के द्वारा आप एनसीईआरटी से संबंधित बहुत सारे लेसन प्लान्स सुन सकते हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित, अलग अलग धाराओं से संबंधित। और अगर आप टाटा स्काई के सब्सक्राइबर हैं तो आप चैनल नंबर 756 को सब्सक्राइब करके उससे स्वयं प्रभा जो टेलीकास्ट कर रहा है एनसीईआरटी के लेसन प्लान्स, आप उनको सुन सकते हैं। तो एनसीईआरटी का भी ये प्रयास है कि छोटे बच्चों से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए किसी भी आयु का, किसी भी कक्षा का कोई भी छात्र अछूता ना रहे, हर बच्चे के पास ज्ञान पहुंचे, हर बच्चे के पास एजुकेशन पहुंचे, और जो अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों के स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग की वेबसाइट पर जाके उनसे अपने चैनल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि टीवी पर किस चैनल के द्वारा वो अपनी उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। और अभी तक जो एनसीईआरटी है वो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और आसाम में तो बहुत तेजी से अपने बच्चों तक पहुंच रहा है और बच्चों को ज्ञान दे रहा है। अगर हम बात करें तो ज्ञानवाणी जो है इग्नू के यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ बच्चों के लिए एफएम चैनल्स पे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स लेके आता है, जो एनसीईआरटी के बहुत सारे मॉड्यूल्स बच्चों को एफएम के द्वारा सुनने को मिलते हैं। और हर एज का, हर क्लास का बच्चा इन चैनल्स को सब्सक्राइब करके या एफएम की मदद से ज्ञान ले सकता है। दूरदर्शन ने पिछले कुछ दिनों के अंदर 350 से भी ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करे हैं, जिनको आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, जिसको आप एफएम के जरिए सुन सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के जरिए सुन सकते हैं। तो सरकार का मानना यही है कि आज के दौर में जब डिजिटल एजुकेशन आज समय की मांग है, समय की जरूरत है, और शायद कोविड ने कुछ इस तरीके का माहौल भी बना दिया है कि हमारे लिए ये एक बहुत उपयुक्त संसाधन है कि हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। हम घर मैं आपको बीच में एक बार कर रहा हूँ, एक आचार्य हैं और शायद प्रिंसिपल हैं सरस्वती विद्या मंदिर बिलासवाड़ा पीलीभीत से, रवि प्रकाश अवस्थी जी, वो हमें लिख रहे हैं कि ये बात तो जाहिर है कि कोविड-19 की वजह से सुचारू रूप से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं और शायद कुछ अभिभावक भी उन लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में उन्हें क्या किया जा सकता है? तो जिस तरीके से आप बता रही हैं कि गवर्नमेंट की इतनी सारी नीतियां हैं, तो अगर टीचर्स ये पेरेंट्स तक पहुंचाएं और बच्चों तक पहुंचाएं तो मुझे लगता है कि उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसमें आपका क्या कहना है? बस एक मिनट आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल, जो मैं यहाँ पे पढ़ पा रही हूँ क्वेश्चन में, इस आपातकाल में विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन अध्ययन कक्षाएं शुरू की गई, किंतु सभी बच्चों के पास डिजिटल सिस्टम उपलब्ध ना होने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ प्रत्येक बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। ये बिल्कुल सही है कि हर बच्चे के पास शायद इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा ना हो, लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा नहीं भी है तो टीवी के माध्यम से या फिर एफएम रेडियो के माध्यम से बच्चे इन ऑनलाइन शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कर सकते हैं अपने लिए। और एफएम के चैनल्स जो हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि रोजमर्रा के दिनचर्या में बहुत सारे शैक्षिक उपयोगी पाठ्यक्रम्स लेके आता है या बहुत सारे शैक्षिक उपयोगी वार्तालाप लेके आता है, जिसको बच्चे सुन सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। और पुस्तकें तो बच्चों के पास हैं, तो किताब पढ़ें, और अगर इंटरनेट सुविधा नहीं है, टीवी है, तो टीवी के माध्यम से दिए हुए प्रिस्क्राइब चैनल्स पे या फिर एफएम के माध्यम से अपने पढ़े हुए ज्ञान को उस पर सुने, एफएम पर सुने, और उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करके समझने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। मुझे लगता है कि शायद बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाने की आवश्यकता ज्यादा है कि स्कूल रुका है, स्कूल में जाना रुका है, लेकिन अध्ययन के लिए कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। और शायद बच्चों को इतनी जानकारी चैनल्स की नहीं है, एफएम की नहीं है, दूरदर्शन की नहीं है, रेडियो की नहीं है कि किस तरीके से वो इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं अपने ज्ञान को अधिक सुचारू करने के लिए या अधिक बढ़ाने के लिए। तो टीचर्स का भी ये रोल है, शिक्षकों का रोल है, प्रिंसिपल्स का रोल है, और अभिभावकों का भी रोल है कि हम बच्चों को इन चीजों से अवगत करें। तो मुझे लगता है कि
बहुत बहुत आपने जो है बच्चों को एनलाइटन किया, और हमारे पास करीब 500 से ज्यादा यूट्यूब पर और 150 से ज्यादा हमारे वेबिनार जैम पर बच्चे जुड़े हुए हैं। और मैं बच्चों, आप लोग जो मैडम से जानकारी पा रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो दोस्त आपके आज इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप आज का जो कंक्लूजन होगा वो उन्हें जरूर शेयर करें। उन्हें बताएं कि फला फला चैनल्स के माध्यम से या फला फला माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को किसी भी तरीके से रुकने ना दें और आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने अगले क्वेश्चन के पास जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन मेरा है अपने वक्तव्य राजीव ओबरॉय जी से। सर, जो बच्चे इस वक्त 11वीं या 12वीं में हैं या 12वीं को जस्ट पास किए हैं, वो बच्चे भी आज इसमें जुड़े हुए हैं, और आपको एक बहुत लंबा अनुभव रहा है जहां पर आपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारियां कराई हैं और देश के सर्वोच्च रैंक होल्डर्स आपने निकाले हैं। तो उसी से जरिए ये क्वेश्चन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं, कंपटीशन की प्रभावी तैयारी क्यों तथा किस प्रकार करी जानी चाहिए बच्चों को। ओवर टू यू राजीव सर। जहां तक प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं रोहित जी, ये तो बिल्कुल जो है फाइनल है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टडी जो इफेक्ट हुई है उससे ये डेट्स भी थोड़ा सा आगे जाने की संभावना है। जैसे नीट के लिए, आईआईटी के लिए जो एग्जाम्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये परीक्षाएं तो 100% होंगी, लेकिन उनकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब उस भौतिक रूप से आपको क्लासरूम स्टडी शायद ना मिल पाए, जिस तरीके से मैं लास्ट 15 ईयर से कोचिंग में भी रहा इंडस्ट्री में, लेकिन अब वो कोचिंग बच्चे को शायद ना मिल पाए तो उसको ऑनलाइन स्टडी करना पड़ेगा, जिसके लिए पहले भी मैं आपसे बात कर चुका था, डिजिटल की बात चल रही थी। भाई एक मोबाइल और एक इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए, लेकिन जैसा भी रितु मैम ने भी बताया कि बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए शायद वो टीवी और चीजें ऑप्शन बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी कॉम्पिटिशंस हैं, इनकी तैयारी के लिए बच्चों को आज से ही लगना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को चलना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ अब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आप लोग चाह कर भी वो क्लासरूम स्टडी या कोचिंग्स में अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, कॉम्पिटिशंस के लिए सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी कॉम्पिटिशन ले लें, चाहे नीट के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए, सबके लिए बुक्स हैं। आप उन बुक्स को घर पर लाके उनसे स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास सब चीजें हैं, आप लोग एक क्लिक पे हर कोर्स की जो भी आपको करना है, क्योंकि 11th-12th में बच्चे को पता होता है, डिसाइड हो जाता है कि उसे आगे क्या करना है। अगर उसने पीसीएम लिया है तो उसको पता है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, या पीसीबी लिया है तो मुझे मेडिकल में जाना है। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में पहले से ही फीड है। अब उसको किस तरीके से तैयारी करनी है उस तरीके को खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। जहां तक मैं भी 15 साल कोचिंग फील्ड में रहा हूं और मुझे पता है कि आज कोविड-19 ने पूरा स्कूल्स, कोचिंग सब कुछ सेम चीज से चल रहे हैं, परेशानी से, कि आप लोग अभी नहीं करा पाएंगे वो कक्षाएं या वो कोचिंग, तो आपको खुद ही ऑनलाइन करना पड़ेगा। क्योंकि डेट 1 महीना आगे जा सकती है, 2 महीना आगे जा सकती है, स्थगित हो सकती है, लेकिन वो कैंसिल नहीं हो सकती। तो उसके लिए तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। उस तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसकी सबसे ज्यादा नीड आज यूपी बोर्ड के बच्चे को है, क्योंकि उसके लिए एक बिल्कुल नई चीज है। आज तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट ने जिस तरीके से तैयारी करी है वो आप सभी लोग अवगत हैं उस चीज से, लेकिन आज सबसे ज्यादा चेंज यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए आया है, और शायद यही वजह रही इस वेबिनार की कि मेन यूपी बोर्ड के बच्चे को हमने टारगेट किया कि बच्चों आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो कॉम्पिटिशंस के लिए जो भी कॉम्पिटिशंस आने वाले हैं उनके लिए ऑनलाइन तैयारी है, उनके लिए ऑनलाइन कंटेंट्स हैं, सबके पीडीएफ्स हैं, हर चीज है। आपको खुद घर पर बैठ के उसकी तैयारी करनी है, और उसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि बिना टीचर के, बिना क्लासरूम स्टडी के आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय बदल रहा है तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और चेंज तो देखो आपको पता ही है, संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, और उसको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा आज। और जहां तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट की बात है तो बहुत मेहनती है, वो मैं पहले ही बता चुका, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की नीड है। डेली आप लोग 7-8 घंटे अगर स्टडी करेंगे ऑनलाइन, और बुक्स वगैरह जो मार्केट में है वो लेके आएंगे, तो मेरे ख्याल से आपको कॉम्पिटिशन के लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जहां तक टीचर की बात है तो आज के टाइम में कोई भी टीचर आपको, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से या टेलीफोनिकली आप सब चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं। बस आपको अंदर से एक जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है।
उसके लिए आप लोगों के पास, जैसे हमने बताया कि सारा का सारा ऑनलाइन है, तैयारी जितनी भी है, और बहुत सारे ऐप्स हैं, आप गूगल पे जाएंगे आपको सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन तैयारी आपको खुद करनी है, मेहनत आपको खुद करनी है, और आपको खुद विचार करना है कि एग्जाम पेपर हो सकता है मे बी ऑनलाइन भी हो। मैं भी आपको बता रहा हूं, हो सकता है मे बी कि ऑफलाइन हो ही ना, ऑनलाइन एग्जाम्स हो। सारे कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि फॉर द फ्यूचर में क्या होने वाला है वी डोंट नो, हम लोगों को नहीं पता। तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों को पहले से सोच के रखना है, और तैयारी भी उसी तरीके से करनी है कि इन केस अगर ऑनलाइन भी आपके होते हैं एग्जाम्स, तो आप उसको इजीली दे पाए। उस तरीके से तैयारी करनी है कि नहीं भी हो पाता तो चलो ठीक है, हम लोग ऑनलाइन तैयारी देंगे। तो आप लोग सर, आपको बीच में रोकते हुए सिमरन सेन, जो एक स्टूडेंट झांसी से हमारे बीच में जुड़ी हैं, वो बार बार ये जानना चाह रही हैं हाउ टू इंक्रीज आवर लर्निंग पावर, की कंपटीशन के अंदर हमें जो हमारी याद करने की शक्ति है वो किस तरीके से हम करें। तो शायद आपका एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला चिंपुली कुछ करके था, तो बच्चों को बताइए शायद। बिल्कुल 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 रोहित जी, जो तैयारी की बात करी है आपने और इसकी बात करी है, इसके लिए चिंपुली एक छोटा सा मंत्र मान लो आप, जो मैं बच्चों को सेमिनार्स में देता रहा हूं। आपको पता ही है यूपी बोर्ड के लिए काफी सेमिनार्स लास्ट ईयर भी किए थे हमने, तो उसमें चिंपुली मंत्र बच्चों आप लोगों के लिए, जिसमें चिंपुली का जो अर्थ है वो तो बहुत ही गहरा है और बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको उसको समझने की जरूरत है। तो चिंपुली आपके बीच में, और चिंपुली का ची से चिंतन। चिंतन मतलब आपको अपने सब्जेक्ट के लिए, आपको अपने टॉपिक के लिए 10 बार चिंतन करना है, उसको समझना है, उसका मनन करना है। जब आप ची से चिंतन कर लेंगे, उसको अच्छी तरह मनन कर लेंगे, 10 बार उसको समझ लेंगे अपने माइंड में, तो चिंपुली का पू आता है। पू से है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मींस रिपीटेशन। आपने जो भी चिंतन किया, जो भी मनन करा अपने माइंड में, उसको आपको बार बार रिपीट करना है। चिंपुली का ली, और एंड में अगर आपने उसका ली ले लिया तो आपका सारा का सारा चिंपुली कंप्लीट है। ली से लिखना कि आपने जो भी 4 बार 5 बार 6 बार चिंतन किया, मनन किया, और उसके बाद आपने उसको रिपीटेशन किया, अपने माइंड में पुनरावृत्ति करी, और एंड में आपने उसे अगर 1-2 बार लिख लिया, तो वो आपके माइंड से निकलने वाला नहीं है। जैसा कि सिमरन ने पूछा, अभी बताया रोहित जी ने, तो बेटा आप लोग एक बात ध्यान में रखें, आप कुछ भी तैयारी करते हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आत्रे जी ने आपको एक शेड्यूल बताया था, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से आपको पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है। तो आपको एक टाइम टेबल तो आज ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा चेंज हो चुका है स्टडी का तरीका, तो आपको भी अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे। और चिंपुली को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, चिंतन करें, मनन करें, रिपीटेशन करें, और उसके बाद उसको लिख लें। वो आपके माइंड में बिल्कुल 100% फीड होगा, आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। मैं भी कोचिंग फील्ड में 15 साल रहा हूं, तो बच्चे अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं तो 100% बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और आपको समय देना ही है और मेहनत करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, आपने तो वो चीज जी आपको खुद देखनी पड़ेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा। अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी हमें लगातार लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं। मैडम ऋतु कौशिक, ये क्वेश्चन आपसे है कि विज्ञान, वाणिज्य और कला, जो हमारी साइंस साइड है, कॉमर्स है या आर्ट साइड है, इन तीनों स्ट्रीम में से, धाराओं में से किसी एक की चयन का आधार क्या है? जो बच्चे अभी 10वीं के बाद 11वीं में आ रहे हैं, वो इन तीनों को चुने तो कैसे चुने? चयनित धारा के विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाए, और तीनों ही स्ट्रीम्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स को कैसे उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए? मैडम, ओवर टू यू। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और हमेशा बच्चे इस चीज को लेके थोड़ा सा जिज्ञासा में रहते हैं, थोड़ा सा चिंतित भी रहते हैं कि हमें अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना चाहिए। जैसे ही बच्चा 10वीं से 11वीं में आता है, तो ये क्वेश्चन 10वीं क्लास से ही बच्चे के दिमाग में, उसके अभिभावकों के दिमाग में घूमने लगता है कि अब मुझे अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना चाहिए। बहुत बार मैं देखती हूँ कि जब बच्चे 11वीं में आते हैं और अपने सब्जेक्ट का चुनाव की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, तो उनके दिमाग में बस 2 या 3 चीजें होती हैं कि मुझे वो सब विषय लेने हैं, या वो उस विधा में जाना है जिसमें कि मेरा दोस्त जा रहा है, या फिर मुझे वो वाले सब्जेक्ट चुनने हैं जिसको पढ़ के मेरे रिश्तेदार का बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी विदेशी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। तीसरा, ये वाला विषय वो बच्चे पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं अध्ययन में कमजोर हो, या
उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, जो वीक बच्चा है वो इस विषय को पढ़ता है। और इन तीनों ही तरीकों का मेरे अनुसार या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहीं कोई औचित्य नहीं है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि जैसे ही आप 10वीं से 11वीं में आए और आपको विषय चयन की प्रक्रिया करनी हो, तो ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले आप अपने आप को जाने, स्वयं को देखें कि आपको किस काम को करने में बहुत रुचि आती है, बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, आप खाली टाइम में उसी काम को करना चाहते हैं या उस काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई साइंस के विषय में या विज्ञान विषय में अपना करियर बनाना चाहता है या विषय लेना चाहता है, तो उस बच्चे को थोड़ा सा ये आत्मावलोकन करने की जरूरत है, क्या घर में किसी तकनीकी काम में उसका मन लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसने अपने घर की किसी मशीनरी को खोल के देखा है, उसने अपने माता पिता को किसी भी तकनीकी काम में मदद करी है, या घर में कोई तकनीकी इमरजेंसी आ जाती है, बिजली चली गई है या कोई मशीन खराब हो गई है, तो क्या उस बच्चे को बुलाया जाता है कि जरा इसको आके देख लो? अगर इस तरीके का इंटरेस्ट उस बच्चे का है तो निश्चित ही उसको साइंस में जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जहां पे आपको एक तार्किक क्षमता, एक अनुसंधान परक व्यक्तित्व और कुछ नया करने की इच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो ये देखिए कि आपको अगर जिस काम को करने में मजा आता है, आनंद आता है, उस काम में जाइए। साथ साथ आपके अब तक के जो अंक हैं या जो मार्क्स हैं आपके 9th क्लास के, 10th क्लास के, जो विषय विशेष में आपके मार्क्स हैं, वो मार्क्स भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं। ये आवश्यक है कि आप जब सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट का चुनाव आपके पिछले वर्षों के अंकों के आधार पर, आपके आनंद के आधार पर और आपकी अभिरुचि के आधार पर होना चाहिए। इस विषय में आप अपने टीचर्स की मदद लीजिए, अपने किसी मनोवैज्ञानिक की मदद लीजिए, माता पिता की मदद लीजिए, कुछ लोगों से जो उन विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं उनसे बात करिए, जानने की कोशिश करिए कि इन विषयों को जब आप आगे पढ़ेंगे तो इन विषयों को पढ़ते समय आपको कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, इनका आगे जाके रोजगार परक व्यक्तित्व क्या है या स्वरूप क्या है। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है किसी भी विधा को चुनने के लिए, कि आपके पिछले वर्षों के अंक तालिका क्या कहती है, आपकी अभिरुचि किस विषय में है या किस क्षेत्र में है, आपके आगे जाके करने के लक्ष्य क्या क्या हैं, लाइक आप किस प्रकार के रोजगार में जाना चाहते हैं, किस तरीके का पारिवारिक परिवेश है आपका। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये भी आवश्यक है कि जो विषय आप चुन रहे हैं, क्या उस विषय को पढ़ने के लिए 11वीं 12वीं में आपको 100% ट्यूशन पे आधारित होना पड़ेगा, या क्या आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने विषय को पढ़ के अच्छे से इम्तिहान पास कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे तकनीकी पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। आपकी अभिरुचि, आपके अंक तालिका, आप जिस विषय को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या आपको कोई ट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी या आप आत्मनिर्भर होकर अपने विषय को पढ़ पाएंगे, और उस विषय को पढ़ के आगे का जाके आपका लक्ष्य क्या है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त के अनुसार या दोस्त के कहने के अनुरूप उसके जैसा विषय चुन लिया। अब आपका दोस्त 12वीं करके इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते, आप तो शायद मेडिकल में जाना चाहते थे या आप वकालत करना चाहते थे। अब 12वीं तक तो आपने साइंस पढ़ी, साइंस पढ़ने के बाद इतना सारा मेहनत करी, कई बार डांट भी खाई, माता पिता की भी, टीचर्स की भी, इतनी मेहनत करी, और उसके बाद 12वीं के बाद आपका उस विषय से कोई उपयोग नहीं हो रहा। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं देख रही थी कि किसी एक IAS इंटरव्यू में एक छात्रा से पूछा गया, उसने बायोटेक्नोलॉजी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, परास्नातक कोर्स MSc पोस्ट बायोटेक्नोलॉजी में किया था, और उसने IAS के लिए कुछ ऐसे विषय चुने हुए थे जो उसके बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं थे। या जब वो IAS का इंटरव्यू देने गई तो उस बच्ची से ये पूछा गया कि भाई आपने बायोटेक्नोलॉजी जो अनुसंधान परक विषय है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो रिसर्च ओरिएंटेड विषय है उसको छोड़ के अब आप सिविल सर्विसेज में आ रही हैं, तो ये इसके बीच का मैच क्या है? क्या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते समय आपने ये नहीं सोचा था कि इस सब विषय का आप आगे क्या उपयोग करेंगी? तो ये एक बहुत आवश्यक प्रश्न है जो बच्चों को पता होना चाहिए
कि जो भी विषय मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसको लेके आगे के करियर की क्या संभावनाएं हैं। तो अपनी अभिरुचि को जाने, अपने इंटरेस्ट को जाने, अपने व्यक्तित्व विशेषताओं को जाने, अपनी अंक तालिकाओं से मैच करें, अपने अभिभावकों से परामर्श लें, अपने शिक्षकों से परामर्श लें, और अगर आपके पास किसी मनोवैज्ञानिक सलाह की सुविधा है तो किसी मनोवैज्ञानिक से भी बात कर सकते हैं, करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं, जो कि आपको आपकी विधा चुनने में या आपके सब्जेक्ट चुनने में मदद करेगा। अब बात है कि आपको अपने सब्जेक्ट का अध्ययन कैसे करना चाहिए। अध्ययन के लिए बच्चों ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, जैसा कि प्रोफेसर आत्रे ने भी कहा था, कि समय प्रबंधन। समय प्रबंधन एक बहुत उपयोगी शस्त्र है आज के समय में किसी भी विधा में या किसी भी प्रोफेशन में सफल होने के लिए। तो अपने सब्जेक्ट्स को देखते हुए अपना समय प्रबंधन करें। ये देखें कि कौन से आपके कठिन विषय हैं जिनके लिए आपको ज्यादा समय देना है और कौन से थोड़े सरल विषय हैं जिनको कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक और आज के समय की बहुत उपयोगी आवश्यकता है और जिसका आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होगा, कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करें। खाली किताबें रटने से या क्वेश्चन आंसर रटने से आपका काम आगे के समय में या व्यवसाय रोजगार की दिशा में नहीं चलने वाला। आप जो पढ़ रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करें। आप साइंस पढ़ रहे हैं, घर में देखने की कोशिश करिए कि आप साइंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाणिज्य पढ़ रहे हैं, ये देखिए कि घर के हिसाब किताब में, घर के बजट में, घर की खरीदारी में आप अपने वाणिज्य के ज्ञान को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या घर के बजट को बनाने में आप अपने वाणिज्य के ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, जिससे आपको प्रैक्टिकल चीजों की नॉलेज होगी। अगर आप कलात्मक विषय पढ़ रहे हैं, आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आप भूगोल पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उन चीजों का आज के सामायिक परिवेश में देखने की कोशिश करिए कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उनको आप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि आप राजनीति शास्त्र के छात्र हैं, या इतिहास में कौन कौन सी चीजें हैं। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसको आज की समय से या उसको रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने। प्रोफेसर कौशिक, इसी के बारे में मैं लौट कर आपके पास आऊंगा। बहुत सारे बच्चे एंजाइटी होके करियर के बारे में लिख रहे हैं अब, कि करियर से संबंधित कुछ उनकी जानकारियां हैं। अगला क्वेश्चन मैं बढ़ाता हूं और मैं पहुंचता हूं अपने अगले वक्तागण के पास, आत्रे जी के पास। सर, इस वक्त बच्चों को पिछले 3 महीने से घर के अंदर रोका जा रहा है। उनके पास इस तरीके का माहौल नहीं है कि वो रोजमर्रा में अपने बाहर जाके दोस्तों से मिल सके, टीचर से मिल सके, रिश्तेदारों में जा सकें। तो एक उनके सोशल और इमोशनल, सामाजिक एवं सामवेगिक व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ रहा है। तो इस समय में बच्चों का क्या उपाय है, उनको किस तरीके से अपने सोशल और इमोशनल जो आइडियाज हैं उन क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझना होगा और उनको किस तरीके से वो बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सके। आत्रे सर। जी, प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मनुष्य एक सामाजिक और मानसाध्यात्मिक प्राणी है। मनुष्य एक मानसिक प्राणी भी है और सामाजिक प्राणी भी है। उसे समाज के बीच में रहना है और साथ साथ उसका जो मन है, मन प्रधान है और वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा है। वो प्रेम, दया, ममता, करुणा, इस प्रकार की भावनाओं से जुड़ा है। हुआ क्या, अभी आपके सामने 2-3 महीने पहले प्रकृति ने हमारे साथ एक बड़ा विस्मयकारी बात की कि हम रात को सोए और सुबह को हम अपने लोगों से दूर हो गए। आप अपने स्कूल से दूर हो गए, अपने सहपाठियों से दूर हो गए, अपने शिक्षकों से दूर हो गए, अपने संबंधियों से दूर हो गए और आप अपने घर के कोने में एक बस मतलब हिल करके रह गए। आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप दूसरों से मिल नहीं सकते हैं। ऐसा बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सामूहिक और सामाजिक चुनौती जो हमारे सामने कोरोना 19 ने ला करके रख दी है, हम उसका बहुत अच्छी तरीके से अवसर में उसको बदल देंगे। क्या ये बड़ी बहुत ही रोचक बात है। मैं आपको बताऊं कैसे आप इसको सामाजिक रूप से लेंगे। 2-3 चीजें आपको उसमें बहुत लाभ देंगी। पहली चीज मैं आपसे बताऊंगा, आपके मोबाइल हैं, आपके इंटरनेट है, अपने मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। आपको बात करनी है अपने किसी दोस्त से, आपको बात करनी है अपने किसी संबंधी से, बात करनी है अपने गुरुजन से, तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके साथ में शेयर कीजिए, उनके साथ में अपनी बातों को कहिए, उनकी बातों को सुनिए। उससे आपको बहुत सारी, आपका मन भी खुलेगा और आपका मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जो है इंटरनेट आपको बहुत
मदद देगा। गूगल पर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, और सबसे अधिक चीज जो मैंने जी है वो चीज मैं आपके सामने बताऊंगा। साहित्य आपको लाभ देगा। मैं जब छोटा था तब उस समय कोरोना तो नहीं था, लेकिन कुछ कुछ हालात ऐसे थे, मैं अकेला रहता था और मेरे सामने समय को बिताने की बड़ी, मैं कोर्स की किताबें तो पढ़ता ही था, लेकिन ऐसा समय भी मुझे मिलता था कि मेरे घर में बहुत सारी किताबें थी, खास तौर से धर्म की किताबें थी, नैतिकता से संबंधित किताबें थी, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें थी। तो मैंने उस समय पर बहुत साहित्य को पढ़ा, और उसको पढ़ा ही नहीं, फिर उससे जो कुछ भी मैंने सीखा उसको मैंने जीने का भी प्रयास किया। मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक प्राचीन काल में एक राजा थे, राजा के दो लड़के थे, दोनों राजकुमार थे। दोनों राजकुमार बिल्कुल खूब मनुष्य थे, वो कुछ करते नहीं थे, वो बिल्कुल ही मूर्ख थे। तो राजा ने बहुत सारे विद्वानों से और शिक्षाविदों से बातचीत की, टीचर से बातचीत की, ऋषि मुनियों से बात की कि भाई मेरे बच्चों को कौन होशियार बना सकता है, कैसे उनको जो है बुद्धि कौशल में आप लोग निपुण कर सकते हैं। खैर बहुत से लोगों ने उसमें कोशिश की, लेकिन वो उसको ठीक प्रकार से नहीं कर पाए, सफल नहीं हो सके। अंत में विष्णु दत्त शर्मा नाम के एक एक जो गुरु थे वो उनके पास आए, राजा के पास। उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 25 कहानियां लिखी, और वो 25 कहानियां पंचतंत्र की कहानियां थी। इस प्रकार से उन्होंने उन दोनों राजकुमारों को रोजाना एक कहानी सुनाते थे और फिर उसका विश्लेषण करते थे। इस भांति धीरे 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 उससे संबंधित प्रश्न पूछते पूछते बहुत सारे नैतिक जीवन मूल्य, बहुत सारे जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें संस्कार भी थे, नैतिकता भी थी, जीवन का व्यवहार भी था, वो सब राजकुमार धीरे धीरे सीख गए। इसी प्रकार से जब आप इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं तो आप अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजें सीखते हैं। महापुरुषों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, देशभक्ति के बारे में पढ़ते हैं, गुरुओं की भक्ति पढ़ते हैं, वीरता के प्रसंग पढ़ते हैं, और इस भांति आप जो है उनको पढ़ते ही नहीं हैं, उनसे आप आत्मसात करते हैं उन सब भावनाओं को, उन सब चीजों को जो आपके जीवन में आगे बढ़ती हैं। इसी के साथ साथ देखिए अभी 2 महीने तक सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया कि उसने रामायण, महाभारत, चाणक्य, उपनिषद, गंगा, इस प्रकार के जो सीरियल थे वो चढ़े। उनसे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, सारा परिवार बैठ जाता था, बच्चे बैठ जाते थे उसमें। आप लोगों ने देखा होगा, रामायण हो या महाभारत हो, बहुत सारे ऐसे आदर्श प्रसंग हैं जिनको सीख करके बच्चे अपने जीवन में उतार सकते हैं। चाणक्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाणक्य तो एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने भारत का निर्माण किया, और चाणक्य को उन्होंने चंद्रगुप्त को एक एक राजा के रूप में, एक बहुत बड़े शासक के रूप में उन्होंने उसको बना दिया। ये चीजें जब आप पढ़ते देखते हैं, और चाहे टेलीविजन पर देखें, चाहे साहित्य के रूप में पढ़ें, तो इस भांति आप बहुत कुछ सीखते हैं। मैं एक बात और आपसे बताऊंगा, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। मैं देखता था एक मोगली नाम का एक ऐसा सीरियल आता है। मोगली में वो बच्चा जो है वो जंगली जानवरों के साथ में अपना जीवन बिताता है, और इस प्रकार से कैसे मनुष्य और या उनका एक बच्चा जो है वो जानवरों के साथ में रह करके एक जीवन जी सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि एक मनुष्य के बीच में रह रहा है। इससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इस भांति मैं आपसे ये चाहूंगा कि ऐसे भी सीरियल आते हैं टेलीविजन में जो साइंस से संबंधित हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, पर्यटन से संबंधित हैं, और जीवन की विभिन्न विधाओं से संबंधित आपको सीरियल मिलेंगे। जब आप उनको देखते हैं उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी आप उन्नयन आपका होता है, और साथ साथ सामूहिक रूप से भी उन्नयन आपका होता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी हॉबीज को उसके लिए भी स्थान दें, और अपने जीवन में आप इन सब चीजों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप अपने किचन टीम से जुड़िए, दोस्तों से जुड़िए, टीचर्स से जुड़िए। अच्छा साहित्य पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और टेलीविजन के माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े अच्छी तरह से सोशल और इमोशनल जो बदलाव आ रहे हैं घर में रहने के कारण बच्चों को बताया कि किस तरीके से वो उनका सदुपयोग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मैडम ऋतु कौशिक से पूछना चाहते हैं कि उनके जो करियर्स के बारे में सवाल है मैम, वो सवाल ये है कि कोविड-19 महामारी के बाद कौन से इमर्जिंग करियर्स होंगे।
बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमें अगर आईएएस करना है तो हम आईएएस कैसे कर सकते हैं, अगर हमें यूपी स्टेट में या आर्मी में जाना है तो किस तरीके से करियर है। तो कुल मिला के जो बच्चे अपने करियर को चुनाव करना चाहते हैं इस महामारी के बाद, कौन से इमर्जिंग करियर्स होंगे जो बच्चों को पहले पायदान पे प्लान ए में रखनी चाहिए तैयारी के लिए। मैडम आपसे। बहुत रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय 90% बच्चा इसी पसोपेश में है, असमंजस में है कि जिस चीज कोर्स को वो पढ़ने के बारे में सोच रहा था कि 11th 12th के बाद वो इस कोर्स में एडमिशन लेगा, तो क्या उस कोर्स का कोई आगे आने वाले भविष्य में रेलेवेंस है या उसकी कोई उपयोगिता रह जाएगी। जाहिर सी बात है, कोविड के कारण हमारे रोजगार में, हमारे व्यवसाय में, हमारे करियर्स में बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम कुछ सालों तक तो वो फर्क रहेगा। और ऐसे वाले करियर, ऐसे वाली नौकरियां जहां पर हमें बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत है, जहां लोगों से बहुत ज्यादा मिलने की जरूरत है, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर काम करने की जरूरत है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। और ऐसे वाले करियर्स जिसमें आप घर से बैठ के काम कर सकें, आप अपने लैपटॉप पे काम कर सकें, आप फोन्स के द्वारा काम कर सकें, और जहां आपको कम लोगों से मिलना जुलना हो, वो ज्यादा उभरते हुए करियर के रूप में निकल के आएंगे। जब हम उभरते हुए करियर की बात करते हैं तो इसमें सबसे तेजी से जो बदलाव आएगा या अधिक उपयोगिता बढ़ेगी, वो विज्ञान और मेडिकल से संबंधित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ट्रेंड आगे बढ़ेगा, जहां पर हमें नए और डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ज्यादा तादाद में मेडिकल प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट करने वाले लोग चाहिए होंगे, योगा और फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले इंस्ट्रक्टर्स ज्यादा चाहिए होंगे, हमें रिसर्च से संबंधित लोग ज्यादा चाहिए होंगे, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, चाहे वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित है। तो ऐसे वाले लोग, ऐसे वाले प्रोफेशंस जहां पर डेटा एनालिसिस का काम होता है या किसी नए अनुसंधान का काम होता है, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस ज्यादा चाहिए होंगे। ऐसे वाले लोग ज्यादा चाहिए होंगे जो नई नई डिवाइसेस बना सकें और उनको मैन्युफैक्चर कर सकें जो लोगों के जीवन रक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हों। टेस्टिंग से संबंधित जो पैरामेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिकल प्रोफेशंस हैं, उसमें बढ़ोतरी आएगी। बहुत सारे मेडिटेशनल सेंटर्स की उपयोगिता बढ़ेगी। तो डाइट से संबंधित लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी। तो ये वाले करियर्स वो करियर हैं जो आगे आने वाले टाइम में बहुत तेजी से उभरेंगे। उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक करियर्स में भी उछाल आएगा, बिकॉज अभी भी हम देखें तो भारत में जनसंख्या को देखते हुए हमारे पास ट्रेंड मनोवैज्ञानिक कम है। तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ रही हैं और इसमें भी उछाल आएगा, इसमें भी अधिक करियर की संभावनाएं निकल के आएंगी। ऐसे वाले वो सारे करियर, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी, बदलाव आएगा, क्योंकि अब इवेंट का तरीका थोड़ा सीमित हो जाएगा, लोग कम बाहर निकलने से बचेंगे। होटल इंडस्ट्री पे थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, या टूरिज्म पे थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। मैम ऋतु, आपकी आवाज फिर चली गई है। इस क्वेश्चन को लेकर राजू ओबराय जी, आप मुझे बताइए कौन से ऐसे करियर्स हैं कि किस करियर के अंदर थोड़ा सा गिरावट देखने को। जैसा रोहित जी अभी वहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके या ऐसा वर्ग जहां पर कि आप लोगों को जाना पड़े, बहुत ग्रुप में जाना पड़े, वहां पर थोड़ा सा आपको जो है सोचने का विषय है। और जहां तक आप ये पूछ रहे हैं कि किस उद्योग में गिरावट आने की, तो उसके लिए जैसा होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है और रेस्टोरेंट्स हैं, हवाई यात्राएं हैं, तो मुझे लगता है कि इन सभी में कहीं ना कहीं वो चीज गिरावट आएगी और उसके लिए हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं एक बात बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अगर किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने 11th 12th में ये सोच रखा है कि मुझे आफ्टर 12th इस फील्ड में जाना है, तो आज उसको कहीं ना कहीं पुनर्विचार तो करना पड़ेगा रोहित जी। उसको ये सोचना पड़ेगा और सोचने का विषय है कि मैं इन सब इंडस्ट्री में जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आज की डेट में जहां पर जो मैं बता रहा हूं 4-5 इंडस्ट्री, ये स्लो डाउन चल रहा है, ये 2-3-4 साल तक रहने वाला है, इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मुझे अब आगे किस तरीके से क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही हूं और मैं होटल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, उसके लिए कोर्सेज की तैयारी कर रहा हूं, उसके लिए कंपटीशन क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे आज सोचना पड़ेगा
और सोचना भी चाहिए कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो हम लोगों को इस तरीके के फील्ड चुनने चाहिए बच्चों को भी, जहां पर स्लो डाउन ना हो, अच्छा हो, बढ़िया कैरियर बने। हर बच्चा अपने कैरियर के लिए मेहनत करता है, समय देता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा एक ऐसे कैरियर में एंट्री करे जहां पर उसको ऐसा लगता है कि फॉर द फ्यूचर में सही नहीं लगेगा या सही नहीं रहेगा रेस्पॉन्स। और वो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया, पर्यटन है, अतिथि सदर, और आपका रेस्टोरेंट्स हैं, हवाई यात्रा है, और जितने भी होटल हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट इन 3-4 जगह तो पड़ेगा, और बच्चों को दिख भी रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने बड़े अच्छे से बताया। एक क्वेश्चन जो शायद आपके पब्लिकेशन से रिलेटेड है, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि विद्या का तो इतना बड़ा नाम है और अधिकतर टॉपर्स की पहली पसंद जो है विद्या की पुस्तकें रहती हैं, क्या विद्या की इस सत्र की पुस्तकें अभी मार्केट में पहुंच गई हैं? अगर पहुंच गई तो बच्चे कैसे ले सकते हैं? बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं हमें। रोहित जी, मैंने अभी इसलिए बीच में भी बोला था, जब सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, कि बच्चों को सारी बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी। हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में सारी बुक्स भेज दी हैं, बस बच्चों को शॉप से जाके उनको परचेज करना है, और उसके बाद वो घर पर बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी विद्या प्रकाशन मंदिर ने बहुत प्रयास करे हैं, बिल्कुल चेंज किया है, और कहीं ना कहीं वो बुक्स के बिना नहीं पढ़ पाएंगे, ये चीज हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, पेरेंट्स भी समझते हैं, गार्जियंस भी। इसी वजह से वो बुक्स आपको परचेज करके लानी है, और ऑलरेडी सारी जगह हमारी बुक्स जा चुकी हैं। तो चलिए, तो सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है कि अब आपके निकटतम पुस्तक विक्रेता के पास विद्या की पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप जाकर अपनी पुस्तकें, अपने अपने विषयों की पुस्तकें वहां से ले सकते हैं। अब हम मैडम कौशिक के पास, वो दोबारा से हमसे जुड़ गई हैं, उनके पास फिर पहुंच रहे हैं। मैडम कौशिक, ये जवाब एक बच्चा चाहता है कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे आईएएस, पीसीएस की या फिर जो यूपी पीसीएस की, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इस वर्ष में? जल्दी से, बस 2 मिनट में, 2 मिनट में अच्छा सवाल है। पीसीएस या आईएएस किसी भी सेवा में जाने के लिए सबसे आवश्यक तो पहले ये है कि आप अभी तो अपने 11th और 12th पे फोकस करें, बिकॉज आप 12th पास करेंगे, उसके बाद स्नातक स्तर पे आप जाएंगे। स्नातक करने के बाद ही आप सिविल सर्विसेज का, चाहे वो सेंट्रल लेवल की नौकरी है या स्टेट लेवल की नौकरी है, उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है कि जब आप 12th पास कर लें, उसके बाद स्नातक स्तर पे जब आप विषयों का चुनाव करें, तो ये दिमाग में रख के चुने कि आपको आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए कौन से विषय आसान पड़ेंगे। वो वाले विषय जो कि स्कोरिंग भी हो और पढ़ना भी आसान हो, आपको समझ भी आए, और जिसमें आप अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये बड़ा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। 11th, 12th, स्नातक, इन दोनों स्तरों पर आप अपने विषयों का चुनाव समझदारी से करिए, और उसके बाद स्नातक करने के बाद ही जब आप तीसरे वर्ष में होंगे या फाइनल ईयर में होंगे अपने स्नातक के, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो किसी भी स्नातक कोर्स के अंतिम वर्ष में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको 3 लेवल पे अपनी परीक्षा देनी होगी। एक प्रीलिम्स का लेवल होता है, फिर उसके बाद मेंस का लेवल होता है, फिर इंटरव्यू का लेवल होता है। तो जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखने होते हैं, मेंस में आपको एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस लिखने होते हैं या लंबे आंसर्स देने होते हैं, और इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए प्रश्न या व्यक्तित्व का असेसमेंट होता है। तो साथ साथ न्यूज़पेपर को बराबर पढ़ते रहें, टीवी के न्यूज चैनल से अपने आप को बराबर जोड़े रखें, देश विदेश के बारे में जानकारी हासिल करते रहें, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान का विषय है या सामान्य ज्ञान का पेपर है, वो कभी भी 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर पूरा आप नहीं कर सकते, जब तक कि आप 4-5 साल तक बराबर विश्व में होने वाली या राष्ट्र में होने वाली घटनाओं से अपने आप को जोड़ के रखेंगे। तो न्यूज चैनल्स को जरूर सुने, लेकिन जो रेलेवेंट न्यूज चैनल्स हैं, जैसे डीडी नेशनल के न्यूज चैनल्स को आप लगातार सुनते रहें। थोड़ा थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर भी काम करना शुरू करें, जैसे इंग्लिश का थोड़ा सा अपना कमांड बनाने की कोशिश करें, इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस करें, समझने की प्रैक्टिस करें, न्यूज से बनावर कनेक्टेड रहें, अपने व्यक्तित्व पर काम करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी रखें, अपने फिजिकल फिटनेस पे भी काम करें, अपने लोगों से बातचीत करते रहें, लोगों के विचारों को जानने की कोशिश करें। तो जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं या राज्य स्तरीय सेवाओं की बात करते हैं, तो ये कहीं भी खाली आपके ज्ञान से संबंधित परीक्षा नहीं है, ये ज्ञान के साथ साथ आपके व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षा भी है, जहां पर आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप
चाहे स्टेट में हो चाहे आप सेंटर में हो, आपको एक लीडर की भूमिका निभानी है। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, या उनको विकसित करने का प्रयास करें। अपने सामान्य ज्ञान पर ध्यान दें, और जो भी विषय लेके आप आगे बढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, उस विषय पर अपनी अच्छी पकड़ बनाएं। 7th 8th से लेके एनसीईआरटी की पुस्तकें उस विषय से संबंधित जरूर पढ़ते रहें। जनरल नॉलेज के लिए या जीके के लिए आप एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताबें हैं या विज्ञान की किताबें हैं, उनको पढ़ते रहें, जिससे कि आपका बेस भी बना रहे और आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज जो हैं सॉल्व हुई होंगी। अब आज के कार्यक्रम के आखिरी चरण में आखिरी सवाल पे हम जा रहे हैं और डॉक्टर आत्रे के पास हम पहुंच रहे हैं। जो बच्चे इस वक्त 10वीं में आए हैं या 12वीं में आए हैं, वो बच्चे ये जान लें कि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं वही फरवरी और मार्च में होगी। अगर अप्रैल से क्लासेस शुरू नहीं हो पाई थी सुचारू रूप से, तो इसका प्रभाव बोर्ड परीक्षाओं पे कदापि नहीं करेगा। तो बच्चों की ये क्वेश्चन है आत्रे सर, इस पे आप जरा एनलाइटन उनको कीजिए कि बोर्ड परीक्षाओं की समुचित तैयारी क्यों और किस भांति की जाए। ओवर टू यू सर। डॉक्टर खोखर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न छात्रों के उपयोग के लिए किया है। ये उनके बहुत काम आएगा। मैं इसके अंतर्गत कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूँ कि वो उनके क्योंकि हर एक विद्यार्थी परीक्षार्थी भी होता है, तो वो उसके जीवन में बहुत काम आएगा। सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी परीक्षा को आप ये मान करके चलिए कि वो आपके सामने एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत करती है कि वो आपको ये एहसास कराए कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं आपकी हैं, आपकी क्या सामर्थ्य है, आपके अंदर क्या योग्यताएं हैं। उन सब चीजों का एहसास कराने के लिए परीक्षा है। और साथ साथ वो आपको अपनी प्रस्तुति, अपने भीतर जो आपका ज्ञान है उसको किस प्रकार से आप प्रस्तुत करें, इसका भी एक मौका देती है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं और उनको लाकर के सामने रखना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो इस भांति आप एक अभ्यास करते हैं अपने आप की अभिव्यक्ति का, एक सहज अभिव्यक्ति का। परीक्षा इसमें आपको बहुत एक मौका देती है। आप क्या करें वो मैं आपको जरा बात को अगर नोट कर सकते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि मान लीजिए किसी एक विषय में आपको तैयारी करनी है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप उस विषय से संबंधित जो आपका मटेरियल है, जो पाठ्य सामग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आप ये देखिए कि आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं या नहीं है, आपके पास कुछ जो कॉलेज में मान लीजिए टीचर्स ने बताए वो नोट्स भी हैं या नहीं है। क्वेश्चन बैंक आपकी बहुत इसमें मदद कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विद्या क्वेश्चन बैंक बिल्कुल आपको केवल यही एक वो है, लेकिन विद्या क्वेश्चन बैंक आपको बहुत इसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि उसको विद्वान और विशेषज्ञों ने बनाया है। ये सब चीजें जब आपके पास में होंगी तो फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको ये उपाय सुझाता हूँ। और मैं अपने बच्चों को, क्योंकि मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, टीचर रहा हूँ लंबे समय तक, तो मैं बच्चों से कहता था कि 10 साल के पेपर खरीद लें। और 10 साल के पेपर में मान लीजिए अब आप 2021 की परीक्षा देंगे, तो 2020 का जो आपका प्रश्न पत्र है जो बोर्ड में आया होगा, तो वो प्रश्न पत्र तो रिपीट नहीं होगा। वो तो विद्या क्वेश्चन बैंक जो है शायद मुझे लगता है हर घर की और हर बच्चे की पहली पसंद है, वो खरीदेंगे ही। जी डॉक्टर आत्रे जी। तो आप पीछे चलिए 20 से 19 18 इस तरह से 10 साल तक चले जाइए। आपके पास 20-25 प्रश्नों का एक ऐसी सूची तैयार हो जाएगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब आप क्या करेंगे, आप हर एक प्रश्न का एक सुंदर एक बहुत ही एक उत्तर लिखिएगा, प्रश्नोत्तर, और उस प्रश्नोत्तर का एक समरी बनाइए जिसको मैं कहता हूं सिनॉप्सिस, एक रूपरेखा। क्या करेंगे आप उसमें, उस रूपरेखा में जितने भी उसके अंदर शीर्षक हैं, उपशीर्षक हैं, परिभाषाएं हैं, सूत्र हैं, आंकड़े हैं, चित्र हैं, या जो भी चीज उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबको जॉट डाउन कर लीजिए। और वो एक कागज के 4थाई पेज में आ जाना चाहिए। जब आप उसको एक प्रश्न को तमाम इस प्रकार से उसका समाहार इस प्रकार से प्रस्तुत कर देंगे, तब आप क्या करेंगे, फिर आप उसको याद करेंगे। तब आपकी बात आती है कंठस्थीकरण की। कंठस्थीकरण का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कंठस्थीकरण का तरीका 2 है। किसी प्रश्न को याद करने के 2 तरीके हैं, एक तो है समग्र और एक है खंड में। समग्र का मतलब क्या हुआ, एक आपको एक कविता याद करनी है मान लीजिए, तो कविता को आप शुरू से आखिर तक आद्योपांत पढ़ते हैं और पढ़ करके 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा उसको पढ़ते हैं, ये समग्र हुआ।
और खंड क्या हुआ कि आपने उसके अलग अलग जो है खंडों को याद किया। मैं यहाँ पर ये इस क्योंकि मैंने मनोविज्ञान को थोड़ा सा बच्चों के लिए पढ़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ आप दोनों विधियों को मिला लीजिएगा, समग्र को भी और खंड को भी। सबसे पहले आपको समग्र रूप में याद कीजिए, फिर उसके खंडों को याद कीजिए और उन खंडों को एक दूसरे के साथ मिलाते रहिए। पहले खंड को याद कीजिए, फिर दूसरे को मिला करके कीजिए। ऐसे जब आप याद करेंगे, समग्र और खंड विधि को संवेद करके जब आप याद करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएगी। भोर का समय याद करने के लिए बहुत अच्छा है। जब वो आपको याद हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, आप उस प्रश्न के उत्तर को मन ही मन उसमें चिंतन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए हर चीज का। मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं समझता हूं कि परिभाषा, बहुत से बच्चे कहते हैं जी बहुत बड़ी परिभाषा, बड़ी कठिन परिभाषा है, हम उसको याद नहीं कर सकते। उसमें क्या कीजिए, उसको खंडों में बांट दीजिए और उसको अलग अलग याद कर लीजिए। अलग अलग मान लीजिए उसके 5 सेंटेंसेस हैं, 5 वाक्यों को आप अलग अलग याद कीजिए, फिर उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ दीजिए। ऐसे आप उसके बारे में विश्लेषण कीजिए अपने मन में। बार बार जब आप विश्लेषण करेंगे तो वो आपके मन में बैठ जाएगी। फिर क्या होगा, जब आपके मन में बैठ गई तो फिर उसको जो है, जैसे कि अभी डॉक्टर इन्होंने हमारे हम मेरे से पहले वक्ता ने राजीव ओबराय जी ने बताया, ओबराय जी ने बताया था कि फिर पुनरावृत्ति के बाद तो आप बार बार जब मन में दोहराते हैं किसी चीज को, तो आपके मन में बैठ जाती है। और बार बार दोहराने के बाद जब आप उसको लिखते हैं, लिखने से तो बहुत ही आपको आपका अभ्यास हो जाती है, तब तो आप उसके ऊपर आपके मास्टरी हो जाती है। तो वहां चिंपली बहुत अच्छा सूत्र है जो आपके काम आ सकता है। तो उस चिंपुली के माध्यम से आपने इस भांति तमाम कंठस्थीकरण की प्रक्रिया से होकर के आप गुजर गए। फिर आपको क्या करना है, अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो एक शिक्षक को अपने छात्रों को बताना चाहिए। देखिए, जब आपकी कॉपी परीक्षक के सामने जाती है, तो देखो, मुझे ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मैं परीक्षक रहा हूं। परीक्षक के पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता, वो एक नजर में उतार लेना चाहता है कि एक ये विद्यार्थी जो परीक्षार्थी मेरे सामने है उसने कैसा प्रस्तुत किया है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने उस क्वेश्चन के प्रश्नोत्तर को इस प्रकार से उसके सामने रख दीजिए, इतने आकर्षक रूप से रख दीजिए कि उससे प्रभावित हो जाए कि बच्चा बहुत अच्छा है। आप स्केच पेन का इस्तेमाल कीजिए और इस भांति चीजों को सामने रख दीजिए कि एक नजर में टीचर को, उसको परीक्षक को लग जाए कि ये विद्यार्थी, मान लीजिए 10 में से उसने आपको पहले प्रश्न के ऊपर 8 नंबर दे दिए। सर 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए, 1 मिनट और रह गया है सेशन का, उसमें बच्चों को मेन और टिप्स दे दीजिए बोर्ड को किस तरह से क्लियर करना है। जी जी हाँ, तो इस भांति जब आप इस प्रकार से प्रस्तुत कर देते हैं अपने प्रश्न को, तो आप जो है बहुत शानदार उपलब्धि आपकी होगी और आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर के पास हो जाएंगे। ये इन चीजों को आप बार बार जब अभ्यास करेंगे तो फिर आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज के कार्यक्रम के हम लोग अंत में आ गए हैं और इससे पहले कि मैं अपने सभी वक्तागणों का और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करूं, मैं उसके आज के कंक्लूजन पॉइंट जो कि सबसे निकल के आए उनको पुनः एक बार आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को अपना एक टाइम टेबल जो है बनाना होगा, बना के अपनी दीवार पर उसको आज ही चिपका लीजिए। दूसरा, आप लोग डिजिटल माध्यम के साथ साथ आपकी पुस्तकें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो बिना ये सोचे कि अभी विद्यालय नहीं खुले हैं या ये सोचकर कि अभी तो गर्मियों का अवकाश या गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, अपना समय ना गंवाएं, के खरीद लें और उस टाइम टेबल के हिसाब से अपना पढ़ना शुरू करें। तीसरी बात, जिन बच्चों ने अपने साइंस विषय को, कॉमर्स को या आर्ट को अपना सेलेक्ट कर लिया है, तो मैडम कौशिक ने बताया कि किताब की पढ़ाई के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में क्या प्रैक्टिकल नॉलेज उससे ले सकते हैं, वो जरूर लें। चौथा, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन एग्जाम्स की विधि जरूर चेंज होगी और वो परीक्षाएं जरूर होंगी, तो अपने आप को नई प्रविधियों में, नई तकनीकों में ढालने के लिए जरूर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी विद्यार्थी के कोई और प्रश्न ऐसे रह गए हैं जिसको हम नहीं पूछ पाए हैं, वो विद्या प्रकाशन के फेसबुक पेज पर जाकर, वो विद्या प्रकाशन की वेबसाइट पर जाकर, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर, लिंक्डइन पर जाकर हम लोगों को अपने प्रश्न लिख सकता है, पूछ सकता है, फिर हम लोग आपके पास लौटेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे, आप अपने पढ़ाई के अंदर, अपने भविष्य के अंदर। क्योंकि हमारे जो युवा हैं वही आज देश का कल का भविष्य है।
तो आप लोगों को किसी भी तरीके से निराश होने की जरूरत या किसी भी तरह से ढीला होने की जरूरत नहीं है। कसे रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे सभी अपने जो आज के वक्तागण थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय, आज अपना कीमती समय दिया विद्या प्रकाशन को, और विद्या प्रकाशन के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए पहला वेबिनार प्रोग्राम, पहला इस तरीके का कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल हो पाया, जिसके अंदर आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से बहुत सारे विद्यार्थी हम लोगों के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभकामनाएं।